ব্যারাকপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের সমর্থনে জগদ্দলের জেলেবি মাঠে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল এবং সেই জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী পরিষ্কার দাবি করে জানালেন, এবার বাংলায় ছাপিয়ে যাবে বিজেপি। 2019 সালের সাফল্যকে ছাপিয়ে বিজেপি বেশি আসন পাবে। তৃণমূল এবং সিপিএমকে এক পংক্তিতে রেখে মোদী বলেন, বাংলায় রামনবমী পালন করতে দেয় না, রামের নাম নিতে দেয় না তৃণমূলের সরকার। আপনারা এই খবর দেখছেন অনলাইন বার্তায় প্রশান্ত দাশগুপ্তর খবরে। ভালো লাগলে এই খবর অবশ্যই বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং শেয়ার করবেন ও লাইক করবেন। আপনারা এখন এই মুহূর্তে দেখছেন নির্ভীক খবরের ইন্টারভিউ করা হচ্ছে এবং শেষেও এটা দেখতে পাবেন। भारत माता के जय श्री राम। क्या भैया इधर जय श्री राम नहीं हो रहा? जय श्री राम, जय श्री राम। मेरी आवाज जहां तक पहुंच रही है, रास्ते में जो लोग भी अभी आ रहे हैं थोड़ा तेजी से आए, क्योंकि किसी भी समय प्रधानमंत्री जी का हेलीकॉप्टर चौपर ऊपर हमारे आकाश में गूंजना शुरू करेगा तो फिर दौड़ा दौड़ी शुरू हो जाएगी। इसलिए सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठे। मंच पर उपस्थित हमारे इस राज्य के सभापति सुकांत मजूमदार साहब, हमारे अमिताभ दा जो पार्टी के संगठन ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, हमारे इस बैरकपुर सांगठनिक जिला के सभापति मनोज दा, हमारे
आनंदा, हमारे ओझा जी, विजय ओझा जी जो दायित्व लेकर हमारे इस जिले के इस चुनाव का दायित्व लेकर काम कर रहे हैं, हमारे राज्य कमेटी के सभानेत्री, महिला मोर्चा के फाल्गुनी पात्रा महाशय, सभी जनरल सेक्रेटरी से लेकर विधायक जो भाटपाड़ा का विधायक हैं कौन सिंह और मंच, सभी सम्मानीय मंच, सामने बैठे हुए हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, यहाँ के नागरिक, बड़े बुजुर्ग, बड़े भाई, छोटे भाई, माताएं, बहनें, सभी लोगों को आज मोदी जी के आने के शुभ आगमन के लिए आप लोग जो उपस्थित हुए हैं, आप सभी लोगों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, नमस्कार है। आप इस बैरकपुर के पावन भूमि पर आज मोदी जी का आगमन हो रहा है और हम सौभाग्यशाली हैं इस मैदान से जुड़े हुए लोग कि भारतवर्ष में इस मैदान में दोबारा हमारे प्रधानमंत्री जी उपस्थित हो रहे हैं। 2019 में भी यहाँ उपस्थित हुए थे और आपने 2019 में भी आशीर्वाद देकर विजय पताका लहराया था और 2024 में भी हमारे इस पावन भूमि पर इस जिले माठ में आप उपस्थित हो रहे हैं, आप पधार रहे हैं। आप देखे होंगे किस तरह से अर्जुन सिंह बक्तव्য রাখছে মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে, प्रधानमंत्री जी का आगमन মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে অর্জুন সিং বক্তব্য আমার রাখছে। পুলিশ কমিশনার সাহেবের কাছে অনুরোধ আছে, রাস্তায় অনেক গাড়ি আটকে দেওয়া হচ্ছে, একটু দয়া করে সবাইকে বলুন যাতে গাড়িগুলো ছাড়তে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে আসতে অসুবিধা হচ্ছে, দয়া করে একটু আপনি এটা দেখে নিন। আমার পুলিশ কমিশনার সাহেবের কাছে অনুরোধ আছে, দয়া করে আপনি এই ব্যবস্থাটা একটু আমাদের হেল্প করুন। আমাদের কার্যকর্তাদেরকেও বলবো ताड़ाताड़ी मंच दिखे माठे दिखे प्रस्थान करूँ। तो मैं बोल रहा था कि ये जगह जो है ये बैरकपुर शिल्पांचल है, यहाँ लाखों की संख्या में लोग नौकरी करते हैं और आप देखे होंगे कि जिस तरह से इन 13 वर्षों में रोज रोज कारखानों को बंद करके रोज रोज कारखाने में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर लोगों को काम कराने की एक परंपरा शुरू की है इस ममता बनर्जी जी की सरकार ने। और पूरा जो क्षेत्र है वो जूट मिलों का जो क्षेत्र है वो तकरीबन बर्बाद और तबाह और बर्बाद की तरफ चल रहा है। बीच बीच में आप सुनते हो कि माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जूट मिल केंद्र सरकार चलाती है। हाँ दीदी, जूट मिल आज जो भी बचा हुआ है वो माननीय मोदी जी के चलते बचा हुआ है, क्योंकि जूट मिलों का जो भी ऑर्डर है आज भारत वर्ष की सरकार देती है। आपकी सरकार, बंगाल की सरकार एक भी जूट बैग नहीं खरीदती है। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर मैं झूठ बोलता हूँ तो आप जो कहेंगे मैं मानूंगा। एक भी जूट बैग यहाँ ये बंगाल की सरकार नहीं खरीदती है। बात बड़ी बड़ी होती है, मजदूरों की बात करने वाले आज धीरे धीरे मजदूरों को खत्म कर रहे हैं। इंडस्ट्री में रोज वर्कलोड बढ़ रहा है, छटाई हो रहा है। आप बताइए, बंगाल की सरकार जिन लोगों को हमारी केंद्र की सरकार जो व्यवसायी, जो जूट मिलों के मालिक जो पीएफ नहीं देते हैं, ईएसआई नहीं देते हैं, ग्रेच्युटी नहीं देते हैं, जब उन पर लगाम कसती है तो यहाँ की सरकार उनको मदद करने की कोशिश करती है। हम लोग इस बार प्रधानमंत्री जी को मैंने लिखा है कि आप ऐसी व्यवस्था करें कि जो भी माल खरीदा जाता है जूट मिलों से, अगर उसका सारा पेमेंट जो होता है वो केंद्र सरकार के माध्यम से होता है, केंद्र सरकार की एजेंसियाँ करती है। तो क्यों नहीं ये पीएफ, ग्रेच्युटी, ईएसआई का जो पैसा है वो सीधे केंद्र सरकार काट कर और वो पेमेंट मिल मालिकों को करे, क्योंकि ये धीरे धीरे बीमार से बीमार होकर चला जा रहा है। इंडस्ट्री को इस तरह से तबाह और बर्बाद किया जा रहा है कि सोचा नहीं जा सकता है। आज सबका नज़र हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, क्योंकि जूट का एक ऐतिहासिक फैसला उन्होंने लिया था। जूट मिलों में जो चासी भाई थे उनको खत्म करो और यहाँ से लोग पलायन करें और इनके जो भतीजा भाई को बनर्जी हैं वो इन जूट
जमीनों को बेचे और करोड़ों करोड़ रुपया वहाँ से जो कंस्ट्रक्शन का काम कराएं और वहाँ से करोड़ों करोड़ रुपया खत्म किया जाए। आज देखिए इस क्षेत्र में कॉटन मिल थी, अन्नपूर्णा कॉटन मिल, महालक्ष्मी कॉटन मिल, गड़बड़ कॉटन मिल, वो खत्म हो चुकी है। यहाँ CSC का प्लांट था, दो प्लांट था, श्यामनगर और टीटागढ़ में। हम लोगों ने कहा है कि इस बार जिस तरह से आपका समर्थन मिल रहा है और आने वाले दिन में हम लोग की सरकार बनेगी, ये जो CSC की दोनों जगह हैं, इस पर हम केंद्रीय सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी से ये सिफारिश करेंगे कि इस जगह पर कोई केंद्रीय सरकार का स्किल डेवलपमेंट का कोई प्रोजेक्ट लाया जाए, या तो NTPC या किसी भी एजेंसी के द्वारा यहाँ विद्युत उत्पादन की कोशिश की जाए, ताकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बहुत सारे हेल्प हो सकते हैं। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी को कहा है कि जूट मिल जो AGMC की जूट मिलें थी, तमाम श्रमिकों को उनका सारा बकाया मिल चुका है, लेकिन वो जमीनें खाली पड़ी हुई हैं। राज्य सरकार उस पर दावा ठोक रही है। उन जमीनों को लेकर केंद्र सरकार के माध्यम से अगर स्किल डेवलपमेंट हो, वहाँ जो मजदूर पूरी लाइन में रह रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से अगर उन जगहों को डेवलप किया जाए, तो हमारे गरीब श्रमिक जो यहाँ वर्षों से सैकड़ों वर्ष से यहाँ रोजी रोटी उनको मिल रहा है, वो उनको घर मिलेगा, ताकि इस राज्य में जो लूट मचा हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, जो यहाँ की सरकार लूटती है, उससे हम बच पाएंगे। और हमारी सरकार, लगता है प्रधानमंत्री जी का चौपर का आगमन हो चुका है, तो मैं एक बात और सिफारिश करके कहूँगा कि हमारे जूट मिल के श्रमिक भाइयों को 1,000 रुपया पेंशन मिलता है, उसको बढ़ाया जाए ताकि 1,000 से ज़्यादा मिले और हमारे श्रमिक भाइयों के लिए ये हम नया एक आयाम खोल सकें। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत दयालु हैं। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए उन्होंने बहुत कुछ सोचा है। इस पश्चिम बंगाल की जनता के लिए वो बहुत सारा काम करते हैं। पश्चिम बंगाल की जनता उनके लिए सोचती है, उनके बारे में हमेशा उनके साथ है। आज पश्चिम बंगाल की हालत यह है कि यहाँ माताएं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं है। एक लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों का शोषण होता है। लक्ष्मी भंडार के नाम पर माताएं बहनों के ऊपर अत्याचार होता है और मुकदमा भी नहीं होता है। हमारी नेत्री फाल्गुनी जी बोल रही थी कि संदेश खाली में हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है। वहाँ उन लोगों ने संगठित करके आंदोलन भी किया है। महिलाओं का आंदोलन है कि पूरे दुनिया संदेश खाली को जान चुकी है। पूरे दुनिया में संदेश खाली के महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार है, उससे महिलाएं जगी हैं। आज CAA का समर्थन करने के बजाय ममता बनर्जी CAA के विरोध में आवाज उठाते हैं। लेकिन जो हमारे मतवा भाई, जो हमारे नमसूत्र भाई, जो हमारे बुद्धिजीवी भाइयों की जो लड़ाई थी, वो लड़ाई आज रंग लाई है। आने वाले दिन में हम इस लड़ाई को और मजबूत करेंगे। हमारे CAA का समर्थन करके जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने वादा किया था, वो पूरा उन्होंने किया है। 370 धारा बातिल किया है। 25 से हमारे जो कश्मीर के लोगों को जो आज़ादी मिली है, वो बंगाल में भी आज़ादी की जरूरत है। आज भी हम बंगाल में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम स्वाधीन नहीं हैं, यहाँ हम पुलिस के गुलाम हैं। हम आज पुलिस के गुलाम बन चुके हैं। आज ममता बनर्जी हमें गुलाम समझती है, यहाँ के मुख्यमंत्री हमें गुलाम समझती है। आज पश्चिम बंगाल की हालत ये है कि कोई भी आदमी अपने मन से, अपने विचार से अब कोई भी काम नहीं कर सकता। तो हमारे प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है। मैं अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ, फिर बातें होंगी। 20 तारीख को मुलाकात होगी। हर बूथ पर सैकड़ों नहीं लाखों लोग मतदान करेंगे और 100% मतदान कीजिए ताकि इस शासन का स्थापना हो सके। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की। भारतीय जनता पार्टी
जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, महान देशेर महान नेता नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जय श्री राम, जय श्री राम। आज এই ব্যারাকপুরের ভাটপাড়াতে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী তিনি আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়ে গেছেন। আর কিছুক্ষণের মধ্যে মঞ্চে তিনি চলে আসবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে এইখান থেকে জোরে হাততালি নিয়ে একবার স্বাগত জানান। এই ভাটপাড়ার পূর্ণভূমিতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে আমরা জোরে হাততালি দিয়ে একবার স্বাগত জানিয়েছি। মঞ্চে উপস্থিত আমাদের প্রার্থী লড়াকু নেতা মাননীয় অর্জুন সিং, যিনি দ্বিতীয়বারের জন্য এই ব্যারাকপুর লোকসভা থেকে পদ্ম ফুল ফুটিয়ে নরেন্দ্র মোদীকে আপনাদের আশীর্বাদে উপহার দিতে চলেছে। সেই অর্জুন সিংকে জোরে হাততালি দিয়ে আপনারা আপনাদের সমর্থন জানাবেন, আপনারা আপনাদের আশীর্বাদ করবেন। উপস্থিত সম্মানীয় জেলা সভাপতি মনোজদা থেকে শুরু করে তার পুরো টিম, আমাদের মাননীয় সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, যিনি পিছনে থেকে পান্ডার পেছনে থেকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার কাজ করেন, উপস্থিত অমর বিশ্বাস, উপস্থিত আমাদের কলকাতা কর্পোরেশন কাউন্সিলর বিজয় ওঝাজি। মহন্ত দাশগুপ্তর খবরে দেখছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর প্রোগ্রাম। বন্ধুগণ, এবারে ভোট মাথার ভান্ডা রেখে ভালোভাবে ভেবে দিন। অযোধ্যায় রাম মন্দির তৈরি হয়ে গেছে, আমরা খুব খুশি। কিন্তু মনে রাখবেন, আজকে এই দেশে এমন অনেক শক্তি আছে, যেমন আসাদুদ্দিন ওবেসি কি বলছেন উনি যদি অযোধ্যায় রাম মন্দিরে রামের প্রাণ প্রতিষ্ঠা হলো, তিনি বলছেন ওয়ান্স এ মসজিদ অলওয়েজ এ মসজিদ। বাংলা মানে কি, একবার যদি কোনো মসজিদ হয় সেটা সারা জীবনই মসজিদ থাকে। তাদেরকে আমি বলতে চাই, 500 বছর আগে ওখানে মসজিদ ছিল না, ওখানে ভগবান রামচন্দ্রের মন্দির ছিল। তো ওয়ান্সে মসজিদ হলে ওয়ান্সে মসজিদ যদি হয়, ওয়ান্সে মন্দির হলে মন্দির সবসময় সেখানে মন্দির থাকবে, কেউ মন্দির ভাঙাতে পারবে। কিন্তু আমরা যদি অসচেতন হয়ে পড়ি, আমরা যদি ভুলে যাই, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়, তাহলে মনে রাখবেন আসাদুদ্দিন ওবেসির মতো লোকেরা, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর মতো লোকেদেরকে সঙ্গে নিয়ে, রাহুল গান্ধীর মতো লোকেদেরকে সঙ্গে নিয়ে অযোধ্যাকে আবার মন্দির ধ্বংস করে আবার ওখানে মন্দির সরিয়ে মসজিদ চালানোর ব্যবস্থা করছে। আমি পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমাকে অর্জুনরা খবর দিল, গেটের কাছে আমাদের কর্মীদেরকে আটকানো হচ্ছে। পুলিশ প্রশাসনকে আমি অনুরোধ করতে চাই যে আমাদের কার্যকর্তাদেরকে ছেড়ে দিন, সবাইকে তাড়াতাড়ি মঞ্চে রেখে আসতে সহযোগিতা করুন। আপনারা নিয়ম মেনে করুন, কিন্তু অতিরিক্ত নিয়ম দেখাতে যাবেন না। মনে রাখবেন, এখন নির্বাচন কমিশনের সামনে আছেন আপনারা। আপনাদের চাকরি চলে গেলে প্রাপ্তভূমি বাঁচাতে আসবে না, সেগুলো সোজা হয়ে যান, তাহলে আমরা সোজা করার ব্যবস্থা করে দেবো। সোজা কিভাবে করতে হয় আমরা জানি। পুলিশ প্রশাসনকে পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, সোজা হয়ে যান। আমাদের কাছে রিপোর্ট আছে, প্রাপ্তবাবুর সাথে রাত্রিবেলা করে কোন আইসি কথা বলছেন, কে কার সাথে কথা বলছেন, এসপি কতবার কথা বলছেন, আর কি কি কথাবার্তা হচ্ছে আমাদের কাছে খবর আছে। সেই জন্য মনে রাখবেন, আপনার চাকরির উপরে যদি বিপদ আসে, তৃণমূল কংগ্রেস বাঁচাতে আসবে না। তারা তাদের ঘরের ছেলে হলুব্রতকে বাঁচাতে পারেনি, আপনাদেরকে কি বাঁচাবে? হলুব্রতকে তিহার জেলে অপেক্ষা করছে, দেখুন তিহার জেলের ভিতরে জেল। এখন তৃণমূল নেতারা দুভাবে আছে। আমাদের যেমন ট্রেনে আমরা যখন দূরপাল্লায় যাই, আমরা টিকিট কাটি, কারো কনফার্ম হয়, কারো আরএসি হয়, কারো ওয়েটিং হয়। এখন রেল নিয়ম করেছে যে ওয়েটিং টিকিট নিয়ে ট্রেনে চড়া যাবে না। যাদের কনফার্ম টিকিট আর যাদের আরএসি আছে, তারা শুধুমাত্র টিকিট কেটে বা টিকিট নিয়ে ট্রেনে উঠতে পারে। এখন তৃণমূল নেতারা এই দুভাবে আছে, হয় ছেলে
জেলের ভেতরে না আরএসিতে আছে, এই কালকে জেলে যাবো, পরশু জেলে যাবো, পরশু জেলে যাবো, পঞ্জিকা দেখা হচ্ছে কবে জেলে যাবে। কালকে দেখলাম অরবিন্দ কেজরিওয়াল জেল থেকে বেরিয়েছে। জেল থেকে বেরিয়ে বলছে মমতা ব্যানার্জি জেলে যাবে, মোদী যদি প্রধানমন্ত্রী হন। এটা শুনে বাংলার লোকেরা তো খুব খুশি, খুব আনন্দ হয়েছে। আমাকে সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করছে, আরে দাদা অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলছে মোদী যদি প্রধানমন্ত্রী হয় তাহলে তো মমতা ব্যানার্জি জেলে যাবে। আমি বললাম দেখুন, অরবিন্দ কেজরিওয়াল আইআইটি থেকে ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেছে আমি জানতাম, তবে জেলের এই 9 মাস জেলে বসে জ্যোতির্বিদ্যাটা ভালোই চর্চা করেছে। উনি ভবিষ্যৎ দেখতে পাচ্ছেন সত্যি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী জেলে যাবে, জেলের ভেতরে যাবে, সেই দিন আসছে, সেই সময়। কেন? তার কারণ আপনারা দেখলেন প্রায় 26,000 চাকরি স্কুল সার্ভিস কমিশনের চাকরি, সেই চাকরি নিয়ে মামলা হলো। প্রথমে হাইকোর্টে 25,000 বা 26,000 চাকরি চলে গেল। তারপরে সুপ্রিম কোর্টে গেলেন, স্টে অর্ডার নিলেন কিছুদিনের জন্য। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট কি বলেছে? সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি বলছে এসএসসি প্রাতিষ্ঠানিক চুরি করেছে, চুরি করে চাকরি বিক্রি করেছে। আমি এই মঞ্চ থেকে প্রশ্ন করতে চাই, প্রাচীন কাঠ ফুরলে এই ফর্মুলায় বিশ্বাস করে। আর এটা সব থেকে ভালো জানে মাওবাদী চাকরি সাহেবী, তিনি সরকারের মনোকে আমি জানি না, তিনি কিভাবে কাজের বেলায় কাজী আজ কাঠ ফুরলে এই ফর্মুলা আজকে মমতা ব্যানার্জি বলছে এসএসসি চাকরি দিয়েছে, আমি জানি না। আরে মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে বলতে চাই, এসএসসিকে এসএসসি স্বয়ংশাসিত সংস্থা আপনি বলছেন এসএসসি 5 পয়সাও দাম নেই। এসএসসি কি করবে না করবে সেটা ঠিক করে আর রাজ্য সরকারের মাথা আপনি কোনোভাবে দাঁড়িয়ে যেতে পারেন না। এসএসসি প্রাতিষ্ঠানিক চোর মানে আপনার রাজ্য সরকার প্রাতিষ্ঠানিক চোর, আর সেই তারে চলে দেয় সরকার রানী হচ্ছে আপনার মুখ্যমন্ত্রী, প্রথম মুখ্যমন্ত্রী যাকে হাইকোর্ট সুপ্রিম কোর্ট বলছে সে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোর, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোর, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী চোর, তৃণমূল কংগ্রেস চোর, মুখ্যমন্ত্রী হাইকোর্ট চোর। তৃণমূল কংগ্রেস একের পর রেকর্ড করছে। আমরা ভারতবর্ষ দেখেছি, এর আগে অনেক রাজনৈতিক দলের নেতারা জেলে গেছেন, জেলে গিয়ে থেকেছেন লালু প্রসাদ যাদব, জয়ললিতা, আরো অনেকে আছে। চুরির দায়ে চলে গেছে, চুরির দায়ে উনি চলে গেছেন। মোদি 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 দাশগুপ্ত নিউজে খবর দেখছেন।
कुछ अलग ही होने जा रहा है। 2019 की सफलता से कहीं ज्यादा बड़ी सफलता इस बार भाजपा को मिलने जा रही है। पूरा देश जो कह रहा है, बंगाल को जोरों से कह रहा है और पूरा बंगाल कह रहा है आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार। आइए बहनों, पश्चिम बंगाल मोदी के मिशन पूर्वी भारत का बहुत महत्वपूर्ण राज्य है। आप जानते हैं आजादी के 50 साल तक कांग्रेस के परिवार ने ही सरकारें चलाई, लेकिन कांग्रेस शासन में पूर्वी भारत को सिर्फ गरीबी मिली, सिर्फ पलायन मिला। पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, इतने बड़े बड़े राज्य, इतने सामर्थ्यवान राज्य, और ये राज्य ऐसे हैं, किसी राज्य में अपार खनिज संपदा है, किसी राज्य में कोयले के भंडार भरे हैं, किसी के राज्य में पास समुद्र की ताकत, ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट की ताकत है, किसी के पास अथाह उपजाऊ भूमि है, किसी के पास पर्यटन के लिए पूरे देश में सबसे ज्यादा पोटेंशियल है। बावजूद इसके कांग्रेस और इंडिया अलायंस के दलों ने पूर्वी भारत को पिछड़ा ही छोड़ दिया। 2014 में आपने आपके सेवक मोदी को सेवा करने का मौका दिया और मोदी ने ठाना है कि वो हिंदुस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है, भारत का जो पूर्वी भाग है, उसको विकसित भारत का ग्रोथ इंजन बनाएंगे। आप देखिए आज रेल, रोड, एयरपोर्ट और मोटरवे का इतना आधुनिक नेटवर्क पूर्वी भारत में बन रहा है। डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर से बंगाल में, पूर्वी भारत में इंडस्ट्री का अभूतपूर्व विस्तार होने लगा। इन राज्यों में बनाया जा रहा गैस पाइपलाइन का नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत मदद करने लगा। यहाँ के बंद पड़े खाद कारखानों को भाजपा सरकार ने फिर से शुरू करवाया। आने वाले 5 सालों में पूर्वी भारत में ऐसे विकास कार्यों को और गति देने वाला समय है और इसके लिए मुझे
इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है, लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता। आज टीएमसी ने इसे गोता लेका गढ़ बना दिया। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था, लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूट रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों, टीएमसी कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंकिंग पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडियन अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है। ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए।
पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति में सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून को पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छिनती, लेकिन कांग्रेस टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडियन अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। गारंटी दे रहा हूं, जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और 5वीं गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। और आप जानते हैं, मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी।
মোদির গ্যারান্টি হলো গ্যারান্টি পূর্ণ হবার গ্যারান্টি। साथियों, हमारा बैरकपुर को जूट इंडस्ट्री का हब है। गंगा मैया के आशीर्वाद से यहाँ खेती के साथ साथ कॉटन, पेपर और इंजीनियरिंग की इंडस्ट्री फली फूली थी, लेकिन आज जूट इंडस्ट्री बिहार है। मजदूरों के सूखने वाला है नहीं। ये तब है जब मोदी ने जूट के समर्थन मूल्य में काफी बढ़ोतरी की है। हमने अनाज, चीनी को जूट के बैग में पैक करने का नियम बनाया, जिससे जूट किसानों को मदद मिले। लेकिन जूट की धरती पर टीएमसी केवल झूठ बोल रही है। साथियों, टीएमसी जैसी भ्रष्ट पार्टियां हिंदुस्तान के इतिहास में बहुत कम दिखती है। यहाँ जनता खुद नारे लगा रही है। एक नागरिक होगा, जीत जीत करके जनता बोल रही है, चोर धरो, जेल धरो, चोर धरो, चोर धरो, चोर धरो। यानी चोरों को गिरफ्तार करो और उन्हें जेल में डालो। ये नारा নরেন্দ্র মোদী ব্যারাকপুর লোকসভায় অর্জুন সিংয়ের জন্য প্রচারে আসবেন বলে অনেক দিন ধরে প্রচার চলছে এবং খুব টেনশনে ছিলেন আপনি যে মোদী জি আসবেন এখানে কিভাবে তার মানে স্বাগত করা যায়। তা আজকে সেই সার্থকতার কতটা পার্সেন্ট সফল হলো সেই সবথেকে বড় কথা কি প্রধানমন্ত্রী মিটিং করতে কোনো একটা অঘটন না ঘটে তার জন্য সবসময় একটা টেনশন থাকে। সাকসেসফুলি মিটিং হয়েছে, খুব উপরে মানুষ উপস্থিত ছিল, এই আমাদের বড় অ্যাচিভমেন্ট। সফলভাবে মেটানো যতটা সার্থক হওয়ার আশা করেছিলেন তার থেকে কি কতটা বেশি হয়েছে? অনেক বেশি ভালো। এতে কি আপনার মানে নির্বাচনে ভোটের পার্সেন্ট ঠিক বেড়ে গেল? হ্যাঁ, অনেক বাড়বে। আজকে 50,000 মার্জিন বাড়িয়ে দিল। 50,000 বাড়িয়ে দিল। 1 লাখের জায়গায় এখন 1.5 লাখের মার্জিন। তাহলে আপনি কি মনে করছেন যে কত তাহলে ভোটে, তো আপনি আগে বলছিলেন যে 50,000 বা 1 লাখ ভোটে জিতবো, সেটার আমি বলেছিলাম 1 লাখের উপরে ভোটে যাবো, হ্যাঁ। আজকে বলছি 1.5 লাখের ভোটে ওদের যে বিরোধী দলের তো বক্তব্য যে বলবেই কথা, নিজের কথা বলবে। আমি যেটা অনুভব, যেটা ফিলিং, যেটা মানুষের ওয়েভ, সবটা দেখে বলছি মাটির ব্যাপার। ধন্যবাদ।